चाहे रियल लाइफ हो या रियल लाइफ हो, जब बात आती है क्राइम केस की तो हम एक नाम जरूर सुनते हैं, वो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट। फिल्मों में हमेशा फॉरेंसिक एक्सपर्ट का किरदार बहुत ही छोटा दिखाया जाता है, लेकिन लोग इस किरदार को देखना चाहते हैं क्योंकि आम जिंदगी में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हमें कम ही देखने को मिलते हैं। आज हम एक ऐसे ही फिल्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम ही फॉरेंसिक है। इस फिल्म में फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही मेन किरदार है और इस फिल्म के कास्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मिलाते हैं फिल्म के डायरेक्टर साहब से। विशाल फूरिया हमारे साथ हैं और दो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, एक जो कि रियल लाइफ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं रंजीत सिंह जी, और दूसरे जो कि इस फिल्म में फॉरेंसिक एक्सपर्ट का किरदार निभा रहे हैं विक्रांत मसी भाई। विक्रांत मसी भाई को आप जानते हैं, जिन्होंने बबलू पंडित का किरदार निभाया था मिर्जापुर में। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के किरदार को अब तक क्यों लीड में नहीं दिखाया गया। सर, सबसे पहले आपसे ही बात करेंगे हम कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट का किरदार हमेशा छोटा दिखाया जाता है, तो आपको क्यों लगा कि इस किरदार को हम मेन लीड रोल में ले सकते हैं? तो जब से बचपन में तो नहीं कहूँगा, लेकिन जब हम थोड़े से बड़े हुए तब सीआईडी बहुत पॉपुलर था। सीआईडी में डॉक्टर साळुंखे का कैरेक्टर, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कैरेक्टर है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था क्योंकि वो लैब में रहकर ही सारा इन्वेस्टिगेशन कर देते थे। कभी क्राइम सीन पे जाते थे, बट ज़्यादातर उनका काम इतना इंटेलिजेंट वाला था ना, एक दिमाग का काम होता था और बड़ा टेक्नोलॉजिकल काम होता था, और वो कुछ छोटी छोटी बातें ऐसे पिक कर लेते थे कि वो सारा केस सॉल्व हो जाता था। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी और मुझे लगता है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बट हमने कभी इसको फोरग्राउंड में देखा नहीं। तो जब मानसी, जिन्होंने ओरिजिनल मलयालम फिल्म जो है फॉरेंसिक, वो स्टोरी मेरे पास लेकर आए और बोले कि इसको हमें हिंदी में बनाना है, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये दिमाग में बात थी कि ये जो टॉपिक है इसको कभी टच नहीं किया गया है, तो क्यों ना इसको फोरफ्रंट में रखकर एक फिल्म पूरी फॉरेंसिक के आसपास बनाई जाए कि फॉरेंसिक कैसे लीड करता है इन्वेस्टिगेशन। तो इसीलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था और हमने लगा कि हमने कोशिश की है कि हम इस टॉपिक के ज़रिए वो सारी चीज़ें लोगों तक बता पाए, जो टेक्नोलॉजीज़ है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं और क्या उनकी मुश्किलें आती है, वो सारी चीज़ें हम लोगों को बता पाए ताकि उनमें भी अवेयरनेस हो कि कैसे ये प्रोफेशन होता है और क्या किया जाता है। चलिए सर, एक बात जो बहुत ज़रूरी है कि अब तक फिल्मों में जो हमने फॉरेंसिक एक्सपर्ट देखा है वो डॉक्टर साळुंखे के किरदार में देखा है, लेकिन पहली बार हमारी ऑडियंस को हम रियल लाइफ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैसे दिखते हैं वो दिखा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रंजीत सिंह हैं जो कि वास्तविक जीवन में ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। सर, आप भी तो फिल्म देखते होंगे और जब आप फिल्मों में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उनको देखते हैं और आपको लगता है कि यार हम तो एकदम अलग काम करते हैं, तो क्या मन में आता है? देखिए, फिल्म तो एंटरटेनमेंट के लिए होती है एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं फिल्म में। अगर हम बात करें पहले की चीज़ों की, तो कुछ चीज़ें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बट फिल्म के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है। लिमिटेड टाइम में एक मैसेज हमें देना होता है और उसमें कई जगह टेक्नोलॉजी की गलतियां होती है, बट उसको अगर इग्नोर मार के करें तो एटलीस्ट अवेयरनेस हो रहा है कि एक ऐसा टूल है फॉरेंसिक जिससे कि इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। लेकिन इस फिल्म में विशाल सर ने और विक्रांत सर ने जब स्टोरी की प्लॉटिंग हुई, वरुण सर से डिस्कशन शुरू हुआ, मानसी मैम से, तो इस फिल्म में हमने वो चीज़ें दिखाई हैं कि एक्चुअल फॉरेंसिक एक्सपर्ट कैसे काम करता है। इसमें कोई भी फिक्शन नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने टुक 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 कुछ दबाया और कुछ निकल के आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज़ को रियल दिखाया गया है, तो वो एक अवेयरनेस जाएगी और अवेयरनेस नॉट ओनली द फॉरेंसिक फ्रेटर्निटी को जाएगी, एक मास पब्लिक को जाएगी, ऐसे लोगों को जाएगी जो फॉरेंसिक उनके आसपास के क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने के लिए जाएगी। क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि पुलिस अगर लेट पहुंचती है या पुलिस क्राइम सीन को अच्छे से नहीं प्रोटेक्ट करती है तो क्या गलतियां हो सकती हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की क्या भूमिका होती है। एक छोटा सा भी क्लू मिलता है तो उससे बहुत सारी चीज़ें एक कड़ी जुड़ी जाती है। चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करने के लिए फॉरेंसिक की एक एक चीज़ को ध्यान रखा जाता है और यही सारी चीज़ें जो है विक्रांत सर ने इतनी बखूबी किया है कि जैसे हम लोग जो करते हैं बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जस्टिफाई किया है। अब अगर लोग जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट देखेंगे इस फिल्म में तो ये वैसा ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट होगा जो रियल लाइफ में होता है। बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट की, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको कि कोई चीज़ ऐसे बिना देखे टेस्ट कर लिया और बता दिया कि हाँ ये ड्रग है या ये चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें ना रियलिटी जो एक्चुअली मशीनरी यूज होती हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, अगर हम DNA एक्सट्रैक्शन की बात करें, अगर हम क्राइम सीन को स्कैन करने की बात करें, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है,
3D स्कैनिंग की, जिसके कि उसमें क्या फ़ायदा है कि जो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसको अगर एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने स्कैन कर लिया सीन ऑफ क्राइम पे, तो कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है ड्यूरिंग द ट्रायल, तो ऑनरेबल कोर्ट को फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपनी की हुई काम रिकंस्ट्रक्ट करके दिखा सकता है, एंड इट्स एज रियल एज एक्चुअल क्राइम सीन। उसको आप एक एक चीज़ को माप सकते हैं, एक एक चीज़ को देख सकते हैं कि ये एविडेंस पड़ा था, यहाँ पे गन पड़ी थी, यहाँ पे नाइफ पड़ा था, यहाँ पे ब्लड था, ये डिस्टेंस था, ये साइज़ कमरे का था। सो वो जो फॉरेंसिक की बातें हैं जो हम लोग अभी आपने पुराने देखे होंगे कि एक वो ले करके नाप रहे हैं, लिख रहे हैं, और उसी से सारी चीज़ें जो है एक रिजल्ट निकल के आ जाता है। लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी दिखाई गई है, जैसे अगर फुटप्रिंट भी है तो उसको प्रॉपरली एक 3D स्कैनर से हमने स्कैन किया क्राइम सीन को, देन फुटप्रिंट से जो है फुटप्रिंट स्कैनर यूज किया, फिर 3D प्रिंटर यूज किया, तो उसे एक ताकि अगर कल को अगर एक्चुअली में भी ऐसे केसेस होते हैं और कोर्ट में दिखाया जाता तो ऑनरेबल कोर्ट समझ सके कि ये वही एविडेंस है जिसके बेसिस पे ये पूरे का पूरा ट्रायल चल रहा है, या पूरा का पूरा ये एविडेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड आई एम श्योर दैट ये पिक्चर देखने के बाद पुलिस एजेंसीज़ में, जनरल पब्लिक में, कि क्राइम सीन को कैसे प्रोटेक्ट रखना चाहिए, पुलिस को भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। तो एक इंटरटेनमेंट के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा अवेयरनेस का काम करने वाली है पिक्चर। हीरो की एंट्री सबसे लास्ट में होती है, इसलिए हम सबसे लास्ट में विक्रांत भाई से सवाल पूछेंगे। विक्रांत भाई, आजकल हम देख रहे हैं कि जब हीरो कोई किरदार निभाने के लिए तैयारी कर रहा होता है तो वो बहुत पहले से ही इसकी तैयारी करता है। तो क्योंकि जैसा मैंने कहा कि फॉरेंसिक पुलिस वाले हम देखते हैं, वकील हम देखते हैं, सबको हम आसपास देखते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आमतौर पर हमें अपने जीवन में देखने को नहीं मिलता। तो ये किरदार कितना चैलेंजिंग था और आपने कितनी मेहनत की इसके लिए? जी, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पब्लिक डिस्कोर्स में आम जनता में हमने इस फोरेंसिक साइंस की कोई अवेयरनेस देखी नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और विशाल जी के साथ जब भी मैं काम करता हूँ, ये दूसरी बार मैंने किया है इनके साथ काम, तो आधे से ज़्यादा टेंशन मेरी कम हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि जो क्रूशल चीज़ें हैं वो ये संभाल लेंगे, जो इनका फोर्टे है। और बाकी सारी चीज़ें जो थी उसमें रंजीत सर ने मेरी बहुत मदद की। रंजीत सर से मुलाकात मेरी सेट पे हुई थी, लेकिन एक डॉक्टर हेमलता थी हमारे साथ मुंबई में, जिनके साथ तैयारी हमने शुरू की थी। इट इज़ अ वेरी सीरियस, अ वेरी सोफिस्टिकेटेड जॉब, और उस चीज़ को जस्टिफाई करना मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी। सिनेमा तो एंटरटेनमेंट के लिए होता ही है, लेकिन जब आप एक ऐसे सेंसिटिव और सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको सही तरीके से, सही मायने से रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हम सब की यही जिम्मेदारी थी कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम कितनी ऑथेंटिसिटी दिखा पाएँ, और साथ ही साथ में लोगों को, ख़ास तौर पे जितने भी यंगस्टर्स हैं, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को हम इंस्पायर कर पाएँ कि फोरेंसिक साइंस जो एक ब्रांच है वो एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही कई मायनों में कूल प्रोफेशन है। एंड सो आई रियली होप कि लोग इंस्पायर हों, और इस जो फोरेंसिक साइंस है, जो एक इतना इम्पॉर्टेंट एसेट है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जैसे रंजीत सर ने बताया कि एक लीगल सिस्टम होता है, एक इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम होता है, ये सब मिल के काम करते हैं। तो आई थिंक जब लोग अगर रुचि रखेंगे, आमतौर पे जनता भी रुचि रखेगी कि क्राइम सीन को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, एक सेंस ऑफ जो सोशल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर लोग इस फिल्म के माध्यम से अगर थोड़ा सा भी समझ पाएँ कि ये उनका भी फ़र्ज़ है, ना कि सिर्फ खड़े होके क्राइम सीन को कंटामिनेट करके वीडियोस बना के, फ़ोटोज़ बना के पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ का और काम ख़राब करें। इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट इन द फिल्म। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई एम रियली होपफुल कि लोग इंस्पायर हों इस फिल्म से, और साथ ही साथ में एंटरटेन भी हों, क्योंकि ये बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है। इट इज़ अ हू डन इट। और आपने ट्रेलर देखा होगा कि अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चियों के मर्डर्स हो रहे हैं, और आपके दो प्रोटैगनिस्ट हैं जो उस छोटे से शहर में वो कातिल को ढूंढना चाहते हैं। इट्स एन एज ऑफ द सीट थ्रिलर, एंड आई होप पीपल विल एंजॉय दिस। जरूर सर, लोग एंजॉय करेंगे, लेकिन आपसे भी समझना चाहेंगे कि पहले आपकी नज़र में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स क्या हुआ करते थे, और जब आपने फिल्म की तो आपका नज़रिया कैसे बदला? सर, लकीली मैं शहर का पला बड़ा हूँ, मैं मुंबई का ही हूँ। मेरी मदर की वजह से और मेरे आसपास के माहौल की वजह से किताबें पढ़ने का थोड़ा शौक़ था, तो चाहे वो सिडनी शेल्डन हो या फिर जेफरी आर्चर हो, जॉन ग्रिशम हो, तो ये सब पढ़ी हैं बचपन में, लेकिन वो मेरा एक्सपोजर वैसा था, तो शायद एक अर्ली एक्सपोजर था उस चीज़ को लेके। लेकिन हमारे लिटरेचर में या हमारे सिनेमा में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं फोरेंसिक ऑफिसर्स के बारे में।
जैसे विशाल जी ने बताया, डॉक्टर साळुंके ही हैं जो एक मात्र इंस्पिरेशन रहे हैं और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फोरेंसिक वर्ल्ड रहे हैं हमारे लिए। तो मेरे एक्सपोजर की वजह से मुझे पता था उनके बारे में, और मुंबई शहर में रह के हॉलीवुड फिल्में देख के थोड़ी बहुत नॉलेज थी। लेकिन इस फिल्म को जब हमने अडेप्ट करने की कोशिश की, जब ये डिसीजन लिया, तो एक कॉन्शियस डिसीजन हम सबका ये भी था कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमारे देश के जो यूथ हैं वो भी इंस्पायर हों इस प्रोफेशन से, विच इज़ अ वेरी डिग्निफाइड एंड वेरी सीरियस जॉब, इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड जॉब। तो कह सकते हैं कि थोड़ा अर्ली एक्सपोजर था, लेकिन जितना था वो भी एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ही था। जब मैं रंजीत जी से मिला और जब इनके जॉब के नेचर के बारे में मुझे पता चला कि हाउ सोफिस्टिकेटेड इट इज़, या उसका कितना इन्वॉल्वमेंट और कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है एक लीगल जस्टिस सिस्टम में, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन अवे बाय इट। मतलब मेरे हीरोज़ हैं एक्चुअली ये सब, सच में। तो जो कंट्रीब्यूशन इनका है, इनकी पर्टिकुलर फील्ड का है, इट इज़ इम्पेकेबल, इमेजरेबल एक्चुअली। सर, एंटरटेनमेंट की बात हो रही है और दूसरी तरफ हो रही है प्रोसीजर की बात। अब एक डायरेक्टर के लिए मुश्किल हो जाएगा कि एक छोटी सी फिल्म में एंटरटेनमेंट भी दिखाना है और वो प्रोसीजर भी गलत नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे चैलेंजिंग था, क्योंकि अब तक हमने जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट देखे थे उनसे हमको बाहर निकलना था। जी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हो या आप जो एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हो वो करेक्ट हो। क्योंकि अगर वो, हम इंटरनेट के ज़माने में जी रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन के ज़माने में जी रहे हैं, तो अगर कोई भी आसानी से मोबाइल फ़ोन में सर्च करके पता कर सकता है कि ये चीज़ सही है कि गलत है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिल्म मेकर की कि आप उसको फिक्शनलाइज करो, लेकिन वो टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपने कोई भलती टेक्नोलॉजी दिखाई है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसको यूज़ करके आपने वो केस सॉल्व किया या कुछ गलत तरीके से सॉल्व किया, तो वो चीज़ सही नहीं होगी। क्योंकि कोई एक यंग लड़का होगा जिसका एस्पिरेशन होगा ये फिल्म के बाद कि मुझे फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना है, और क्योंकि उसके पास भी अब कंप्यूटर अवेलेबल है, वो जाके अगर सर्च करेगा और उसे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसका भरोसा उड़ जाएगा उस फिल्म के ऊपर, उस कहानी के ऊपर, उस प्रोफेशन के ऊपर। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ गलत होती है। तो एज अ फिल्म मेकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि मैं वो बैलेंस करके चलूँ कि एंटरटेनमेंट भी दूँ लोगों को, और एक सवाल उनके दिमाग में आ जाए कि क्या ये चीज़ होती है और क्या मैं जानना चाहता हूँ, और वो जाके अपने हिसाब से उसके बारे में रिसर्च करे, और अगर उसकी इंटरेस्ट पैदा होती है तो उस प्रोफेशन को वो अप्रोच करे और वो बन जाए वो चीज़। अच्छा, विक्रांत भाई की इमेज जो है वो गुड बॉय इमेज है, वैसे बहुत ही इंटेंस एक्टर हैं, लेकिन सर ये बताइए कि आपको क्यों लगा कि आपका ये किरदार जो है वो यही निभा सकते हैं? तो विक्रांत और हमने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। हमने क्रिमिनल जस्टिस में ऑलमोस्ट 60-70 डेज साथ में काम किया हुआ है। तो हमारी केमिस्ट्री, हमारी कैमराडरी बहुत अच्छी है। मतलब हम लिटरली हम इशारों में बात करते हैं, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस उनको पता है, उनकी स्ट्रेंथ और थोड़ी सी वीकनेस शायद है वो मुझे पता है। तो ये चीज़ों में क्या होता है, कपिल शर्मा के शो में कहा जाता है कि कोई वीडियो तो नहीं इन्होंने रख लिया है आपका बना के? मुझे पता करना पड़ेगा सर, आप साइबर क्राइम करते हैं, थोड़ा सा पता करते हैं ये चीज़ को लेकर। तो क्या है कि जब विक्रांत ऑलरेडी इस फिल्म पे थे, जब मैं आया तो मानसी ने ऑलरेडी उनको साइन करके रखा हुआ था, और क्योंकि वो फिल्म पे ऑलरेडी थे तो मेरा डिसीजन लेना बहुत आसान हो गया कि क्या मुझे फिल्म करनी है नहीं करनी है। क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा जो एक बोझ होता है कि हीरो कौन होगा फिल्म का, जो इस किरदार को निभा पाएगा ढंग से, और वो एफर्ट के साथ, वो सिंसियरिटी के साथ, वो ऑनेस्टी के साथ लोगों को रिलेट करे वो कैरेक्टर। और विक्रांत इतने नेक्स्ट डोर लगते हैं कि लोगों को लगता है कि नहीं ये मैं बन सकता हूँ, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कोई बहुत ही बड़ा एक्टर हो, जो इतना बड़ा एक्टर है कि लोगों की पहुंच के बाहर है, उनकी सोच से ऊपर है, तो वो चीज़ वो सिर्फ देखेंगे उसको सिनेमा पे, लेकिन वो खुद नहीं बन पाएंगे, राइट। और उस रेस में ऊपर जिंदगी निकाल देंगे, कभी बन नहीं पाएंगे। अपने जैसा का लगना चाहिए, करेक्ट। जैसे आपने, अगर इन्होंने जितने भी कैरेक्टर निभाए हैं, वो क्रिमिनल जस्टिस का किरदार हो या अपने जो मिर्ज़ापुर के किरदार, वो सारे हम में से एक लगता है। तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट था कि ये जो कैरेक्टर है वो हम में से एक लगे कि हम ये बन सकते हैं, हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए उनका ऑलरेडी होना मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, और उनकी वजह से मैंने फिल्म ली और मैं फिल्म पे हूँ। डॉक्टर साहब, एक टर्म है ब्लाइंड केस, तो क्या आपके सामने कभी ब्लाइंड केस आया जो आपकी मदद से उसको सुलझाया गया? ऐसा कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? देखिए, बहुत सारे केसेस होते हैं ब्लाइंड केस। मैं किसी केस को कोट तो नहीं कर सकता बिकॉज देयर आर सम लिमिटेशंस, लेकिन मेन क्या ड्यूटी होती है ना इन्वेस्टिगेशन में, आपको छोटे छोटे कड़ियों को जोड़ना पड़ता है, और कुछ साइंटिफिक कड़ियाँ होती हैं
जो कि एक साइंटिफिक पर्सन ही जोड़ पाएगा, क्योंकि पुलिस को किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया अलग होता है, क्योंकि दे हैव मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग थोड़े नैरो हैं, बीइंग अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट। हम लोग एग्जिबिट पे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या निकल सकता है, क्या रिजल्ट आ सकता है, फिर ये टेक्निक यूज होगी। सो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि हमें लगता है कि ये जैसे थ्रेटनिंग नोट आ रहा है तो लगता है कि घर में से कोई कर रहा होगा, लेकिन या कोई ऐसा लेटर है उस पर फिंगरप्रिंट हमने डेवलप किया और घर के लोगों के हम फिंगरप्रिंट ले नहीं सकते बिकॉज घर में फिर जो है लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर हमें कैसे सैंपल उनसे लेना है, किसी ग्लास पे लेना है, किसी ऐसे पेपर पे लेना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट रोल प्ले करता है। एंड इस मूवी में भी छोटी छोटी चीज़ों को से होते हुए एडवांस टेक्निक तक जो विशाल सर ने बखूबी उन चीज़ों को जोड़ा है। सो एक्चुअली कई बार लगता है कि विशाल सर अगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते, विक्रांत सर होते फॉरेंसिक एक्सपर्ट, तो हम लोगों से कहीं ज़्यादा करते। क्योंकि इन लोगों की क्रिएटिविटी, आइडिया एंड विशाल सर की सबसे अच्छी बात है ऑथेंटिसिटी चाहिए। जब तक मैं अगर कोई भी चीज़ बताऊं, रिसर्च पेपर चाहिए, ऑथेंटिक बुक चाहिए। विक्रांत सर भी इतनी बुक्स पढ़ते हैं कि अगर ये है 3D स्कैनर है तो कैसे काम करेगा, एक एंगल पे स्कैन करेगा, कितने एंगल को जोड़ के काम करेगा, अगर ब्लड सैंपल निकल रहा है तो उसको कैसे कलेक्ट करना है। अगर हमने कोई भी चीज़, मतलब बहुत सारी एविडेंस है इस मूवी में आप लोग को देखने को मिलेगा कि लगता है कि तो इम्पॉर्टेंट एविडेंस है और पुलिस को कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन पुलिस ने नहीं कलेक्ट किया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। लेकिन इस मूवी के माध्यम से विक्रांत सर और विशाल सर ने जो कनेक्ट किया है ना, सो जो बोलते हैं ना कि कड़ी से कड़ी को जोड़ो तो क्राइम सॉल्व हो जाता है, चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करने का। तो आई एम श्योर कि इस कड़ी से जो जुड़ी है बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होने वाला है एंटरटेनमेंट के साथ साथ। अच्छा, जैसे कि विशाल भाई ने बताया कि अपनों जैसा लगना, ये अपनों जैसे लगते हैं और यही वजह है कि लोग इनसे कनेक्ट करते हैं और यही वजह है कि आज ये इस फिल्म में है। क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि एक फिल्म का डायलॉग है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो बनेगा जो उस लायक होगा। तो आपको लगता है कि बॉलीवुड में वो टाइम आ गया है कि अब सिर्फ राजा के बेटा जो है वो राजा नहीं बनेगा, बल्कि जो भी लायक होगा उन्हें मौका मिलेगा? मेरे ख्याल से सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, आई थिंक अगर हम हमारे पूरे समाज की ओर देखें तो कहीं ना कहीं हम सब की मानसिकता ऐसी ही हो चुकी है अब। और ये जो पूरी जनरेशन है इस वक्त की, जिसका हिस्सा हम सब हैं, आई थिंक कलेक्टिवली हम सब वैसा महसूस करते हैं। चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, जो परफॉर्म करेगा, जो लायक होगा, जो योग्य होगा, वही शायद लोगों का प्यार और वो इज़्ज़त कमा पाएगा। विक्रम भाई, क्योंकि आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आप यहाँ तक जब पहुँचे हैं तो इस जर्नी को कैसे कहेंगे? लोग आपको सुनना चाहते हैं कि कैसी ये जर्नी थी, क्या आपने कभी सोचा था कि इस मुकाम पर आप आएंगे? कभी चाहता था, लेकिन सच बताऊं तो सोचा नहीं था कि ये मुमकिन हो पाएगा। और इसका कारण सिर्फ एक ही है, मतलब आपने ये कहा है और आमतौर पे भी लोग कहते हैं कि ही इज़ द कॉमन मैन्स हीरो। हालांकि मैं ऐसे नॉमेनक्लेचर्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, ये लोगों का प्यार और विश्वास ही है। पर जब कभी अकेले बैठता हूँ, कभी पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो बहुत खुशी होती है इस बात की कि बहुत कम ही लोग होते हैं जो शायद जीते जी वो सपना देख पाते हैं और उसे महसूस भी कर पाते हैं, उसे जी पाते हैं। तो ये सब आई थिंक लोगों की वजह से है। मैं सिर्फ कैमरे के सामने जाता हूँ, थोड़ी बहुत तैयारी कैमरे के पीछे कर लेता हूँ, बट हकीकत में अगर आप देखें तो 10 साल टीवी करने के बाद, मुझे 8 साल हो गए हैं सिनेमा में, लगभग 18 साल से, अब साल 2 साल में 2 दशक हो जाएंगे। तो यहाँ मैं अगर आज खड़े होकर आपसे बात कर पा रहा हूँ, या फिल्में कर पा रहा हूँ, या अच्छे लोगों के साथ जुड़ के अपने सपने पूरे कर पा रहा हूँ, वो सिर्फ लोगों की वजह से है। वो आज भी मेरा सपोर्ट करते हैं, वो आज भी अपने घरों पे बैठ के शायद, या जब सिनेमा में फिल्में आती हैं अपने घरों से निकल के जाते हैं, मेरा नाम रेकमेंड करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से है। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो सब उन्हीं की वजह से है। और क्योंकि उन लोगों का ये विश्वास मुझ पे है, तो कहीं ना कहीं जो राइटर्स और डायरेक्टर्स हैं वो भी शायद थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं कि जब कोई लिखी हुई चीज़ इनके पास जाएगी तो शायद वो ठीक ठाक बनी जाएगी। यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा और जो लायक होगा वो बनेगा, लेकिन वो इसलिए बनेगा क्योंकि जनता उसे प्यार करेगी। ये वो योग्य होगा, बिल्कुल वो योग्य होगा। वो योग्य होगा क्योंकि लोगों को पसंद आएगा, लोगों को पसंद आएगा। आप जिसे ला के रख देंगे लोग पसंद कर लेंगे, ऐसा नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि जो लोग पसंद करें वही हमेशा सच हो, या वही हमेशा सबसे ज़्यादा योग्य हो। ये लाइफ इज़ एन अनप्रेडिक्टेबल थिंग।
यहाँ पे रोज़ाना दुनिया बदलती है, रोज़ाना हम सब बदलते हैं। जो जिसकी नीयत साफ़ होगी, मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है, जो योग्य होगा, जो काबिल होगा, जिसकी नीयत साफ़ होगी, और जो लोगों को कहीं ना कहीं पसंद भी होगा, तो वही मतलब, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू सिनेमा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजा के बेटे हैं, बेटियां हैं, और वो बिल्कुल लायक हैं, और वो आज उस मुकाम पे सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि वो लायक हैं। बाकी चर्चाएं तो चलती रहती हैं। एक चीज़ और कि जैसा कि इस फिल्म को लेकर आपने खूब तैयारी की पहले से, तो हमने बहुत सारे एक्टर्स से जब हम देखते हैं, उनके इंटरव्यूज सुनते हैं, तो पता चलता है कि वो महीनों से कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं या फिर उस किरदार में खो जाते हैं, बहुत पढ़ते हैं। क्या आप ऐसे किसी एक्टर का नाम लेना चाहेंगे जिसको आप फॉलो करते हैं कि वाकई में जब उस किरदार में वो घुसते हैं तो आपको लगता है यार ऐसे काम करना चाहिए? सर बहुत हैं ऐसे, और हिंदी सिनेमा में ख़ास तौर पे बहुत हैं। रीजनल सिनेमा का एक्सपोजर मेरा हाल ही में शुरू हुआ है, तो वहाँ भी बहुत ऐसे लोग हैं, मतलब फ़हद फासिल हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। लेकिन मैंने जिस दिन एक्टर बनने का ये डिसीजन लिया, तो वो शायद एक ही इंसान की वजह से था, वो इरफान साहब हैं। जब मैंने 2003 में मकबूल देखी, तब मैंने सोचा कि सही वक्त आ गया है जहाँ पे सेंसिबल सिनेमा बन रहा है, विच विल बी अ स्टेपल फॉर द फ्यूचर। तो उनकी लाइफ से, उनकी फ़िलॉसफी से, उनके काम से, उनकी तमाम चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहा हूँ। और पॉपुलर सिनेमा में भी मुझे वही लोग पसंद आए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिनकी एक सेंस ऑफ लॉन्जिविटी रही है। अनिल कपूर हो गए या अजय देवगन हो गए। मुझे ये लोगों को बचपन से स्क्रीन पे सिनेमा में देखने का हमेशा से शौक़ रहा है, और उम्मीद यही है कि इन्हीं की तरह अगर इसका उनका आधा भी अगर कर लें तो शायद जीवन संपूर्ण हो जाएगा मेरे ख्याल से। विक्रांत भाई, ये इंटरव्यू तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम बबलू पंडित की बात नहीं करेंगे। अब आप बताइए कि मिर्ज़ापुर 2 में सूना सूना लग रहा था बिना बबलू पंडित के, आपने भी मिस किया क्या? मैं मिर्ज़ापुर को हमेशा मिस करता हूँ, और जिस दिन मिर्ज़ापुर आया था, रात को 12 बजे आ जाता है, अमेज़ॉन पे जो भी आता है वो रात को 12 बजे आ जाता है। तो मैंने 12:15 देखना शुरू किया था और सुबह 6:30 बजे तक ख़त्म कर दिया था। तो मैं खुद मिर्ज़ापुर का बहुत बड़ा फ़ैन हुआ। आई एम अ फ़ैन ऑफ दैट वर्ल्ड। वो जो एक फ़िक्शनल वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट की है, वो मुझे बहुत पसंद है। और अब तीसरा भी मेरे ख्याल से आने वाला है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है, तो अगले साल आएगा, तो आई कांट वेट फॉर इट। तो मतलब जैसे हम देखते हैं कि पब्लिक डिमांड में पहले हमने कई टीवी सीरियल्स देखे, मैं नाम नहीं लूँगा, पब्लिक डिमांड में हीरो को वापस लेकर आते थे, तो यहाँ पर ऐसी कोई संभावना है कि मिर्ज़ापुर में कभी फिर से देखने मिलेगा बबलू पंडित को? सर यू कैन नेवर से नेवर, बट ऐसे तो मतलब बहुत ही अनरियलिस्टिक हो जाएगा। आज जैसे आपने कहा कि सूना सूना लगता है, अच्छा लगता है सुन के, लेकिन प्लीज़ गुड्डू भैया अभी भी वहाँ पे हैं, उनकी जंग अभी भी जारी है, तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट करें। लेकिन एक ऑथेंटिसिटी चली जाती है सर, क्योंकि मैंने जैसे कहा, मैं 10 साल टेलीविज़न करके आया हूँ, तो ये बहुत बखूबी सीख के आया हूँ कि क्या नहीं करना है। तो दोबारा प्लास्टिक सर्जरी करा के वापस आने की कोई संभावना तो है नहीं, लेकिन अगर मुझसे पूछें ऐसे ही, मतलब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि अगर मैं वापस आना चाहूँ तो मैं बिल्कुल आना चाहूँगा, क्यों नहीं। आपने इतनी फिल्में की है, टीवी सीरीज़ की है, आपका फेवरेट किरदार कौन सा है? बबलू पंडित विल ऑलवेज बी वन ऑफ माय फेवरेट्स। लेकिन आज जो मुझे दोबारा लोगों ने जानने की कोशिश की है, या दोबारा उनकी मुझ में रुचि जागी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ डेथ इन द गंज की वजह से है। वो कोंकणा सेन शर्मा के साथ एक फ़िल्म बनाई थी हमने 2017 में। वो फिल्म अगर नहीं होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होता, क्योंकि मैं एक्टिंग से ब्रेक लेके टीवी पे जाने की उस फिराक में उस वक्त था। वो फिल्म आई और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, तो और वो किरदार मेरे लिए हमेशा हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा। सर, लेकिन हम लोगों के दिल के करीब जो है वो बबलू पंडित का किरदार है। तो शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। आपकी फिल्म के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तो वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।